Good morning, everyone. Welcome back to our channel Management Mantra. I'm Dr. Barkha Gupta, and जैसा आपको पता ही है, we are running a series of Factory Act 1948. So now it's part 7 of this act, जिसमें हम बताएंगे annual leave with wages and women employment. वुमेन एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स कि आपका जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए क्या क्या एक्ट बताए गए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और एनुअल लीव्स विथ वेजेस उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर प्रीवियसली आपने इसके कुछ पॉइंट्स मिस किए हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनकी आपको सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसके थ्रू इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट। एनुअल लीव विद वेजेस, ये आपका सेक्शन 78 से 84 तक बताया गया है। ये चैप्टर 8 है, ये इसका लास्ट चैप्टर है इस फैक्ट्री एक्ट का। तो लेट्स सी क्या है इसमें। इसके कुछ रूल्स है, लाइक फर्स्ट वन इज लीव इंटाइटलमेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज लीव इंटाइटलमेंट। लीव इंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि किससे कितनी लीव मिल रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो आपका सेक्शन 79(1) है, इसमें बताया गया है आपका कि अगर कोई भी एडल्ट वर्कर होता है, ठीक है, हमें पता है फैक्ट्री में आपके एडल्ट वर्कर भी वर्क कर रहे हैं और चाइल्ड वर्कर भी वर्क कर रहे हैं। तो इन केस अगर एडल्ट वर्कर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी वर्कर को 20 डेज वर्क करते हुए हो चुका है तो इन दैट केस ही इज एंटाइटल्ड फॉर द 1 लीव। उस केस में उसे एक लीव के लिए वो इंटाइटल होता है। ये वो लीव होगी जिसमें उसका पैसा नहीं कटेगा। ओके, उसी तरह से फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड के केस में अगर 15 डेज, ठीक है, अगर उसने 15 डेज अगर वर्क किया हुआ है तो इन दैट केस ही इज अवेल 1 लीव, एक लीव वो यहाँ पर अर्न कर सकता है। तो इस तरह से आपका लीव एंटाइटलमेंट बताया गया है कि इन केस ऑफ एडल्ट 20 डेज पर एक लीव, और इन केस ऑफ चाइल्ड 15 डेज पर एक लीव। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 20 टू 40 डेज। आपको पता ही है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं बेसिकली कि अगर आपका जो पीरियड है, लाइक अगर 365 डेज का एक ईयर हो रहा है, तो उसमें अगर आपने 240 डेज अगर वर्क किया हुआ है तो तभी आप अपनी जो भी आपके लीव्स बन रही हैं उनको आप गेन कर सकते हो, अदरवाइज उन्हें आप गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया भी क्या है, द डेज ऑफ ले ऑफ मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 12 weeks and earned leave in the previous year should be include। इसमें आपका जो आपने लीव इस टाइम पर गेन की हुई है वो लीव्स आपकी आ जाएंगी, और अगर प्रीवियस ईयर्स में भी अगर आपकी कोई लीव बची हुई है जो आपने अर्न की है, जो कि ट्रांसफर हो जाती है आपके नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ बताया गया है आपका कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 240 डेज, बट वो कभी होगा आपका जब आपका 240 डेज का पीरियड जो है वर्क का वो कंप्लीट हो चुका है, उसी केस में होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज, डिसमिसल, सुपरएनुएशंस, डेथ, क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस केसेस में क्या हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज, डिसमिस, सुपरएनुएशन, वेज एंड क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस केस में इन लाइक जो आपकी लीव बन रही है तो उसके एवज में अगर किसी को वेज भी मिल रहा है तो वो किस किस को मिल सकता है, या तो वो पर्सन, डिस्चार्ज डिसमिसल के केस में अगर आपकी जो लीव बनती है तो फैक्ट्री एक्ट में ये प्रोविजन होता है कि जितनी आपकी लीव बन रही है उस दिन उतने ही दिन का आपको फुल वेजेस प्रोवाइडेड होता है, क्योंकि वो लीव आपने अर्न की हुई है। ठीक है ना, तो सेक्शन 79(2) में आपका यही बताया गया है कि कोई भी पर्सन जिसे अगर डिस्चार्ज, डिसमिल, सुपरएनुएशंस या अगर उसकी डेथ की कंडीशन आ चुकी है तो उस केस में उसका जो नॉमिनी होगा वो, या क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन केसेस में क्या हो रहा है, या तो वो खुद या उसके द्वारा हायर किया हुआ कोई पर्सन या फिर उसका जो नॉमिनी होगा वो यहाँ पर इंटाइटल होता है वेजेस के लिए, कि वो आकर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वेज वो ले सकता है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिक्शंस ऑफ लीव। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिक्शंस ऑफ लीव। अब यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज द फ्रिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? दैट मीन्स अ पार्ट। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्ट की।
तो यहाँ इस फैक्ट्री एक्ट में बताया गया है 79 आपका ये जो सेक्शन है दैट इज 79 सबसेक्शन 4। इसमें बताया गया है कि अगर आपने हाफ डे या उससे ज्यादा की लीव ली हुई है, ठीक है, हाफ डे या उससे ज्यादा की लीव ली हुई है, तो इस केस में इट ट्रीटेड एज अ फुल, वो फुल लीव आपकी काउंट होती है। और अगर आपने हाफ दिन से कम की लीव ली हुई है तो उसे ऑमिट कर दिया जाता है, मतलब उसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लीव बताया गया है, अगर आपने पार्ट्स में लीव ली हुई है तो क्या आपका प्रोविजन बैठेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अनएवेल्ड लीव। ऐसी भी लीव होंगी आपकी जो आपने अभी तक नहीं यूज की हुई है, उसके केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये जो लीव अगर आपने अर्न की है लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया है, तो वो लीव आपकी क्या होंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर्स। मतलब अगर 2020 में आपकी अगर जितनी भी लीव्स बन रही हैं उसमें से आपने अगर आधी लीव ली है और आधी आपकी बची हुई है, तो वो आधी आपकी 2021 के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी कि आप उस टाइम पर उन लीव्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट बताई गई है कि जो ये जो आपकी लीव है वो आपकी 30 इन केस ऑफ एडल्ट, 30 दिन से ज्यादा की लीव आपकी जो है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है अगर एडल्ट का केस है। और उसी केस में अगर आपकी 40 लीव्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती अगर चाइल्ड का केस है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सेक्शन 79 है उसी के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। लीव एंटाइटलमेंट, कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ 240 डेज, डिस्चार्ज डिसमिसल केस, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिक्शंस लीव एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनएवेल्ड लीव। आई होप ये सारे आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर लीव टू बी मेड इन राइटिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ये है आपका सेक्शन 79(6). इसमें आपको क्लियर बताया गया है कि इन केस अगर किसी वर्कर को लीव चाहिए, ठीक है, अगर किसी वर्कर को लीव चाहिए तो उसे लीव अपनी राइटिंग में पहले बतानी पड़ेगी। अगर आप अपनी एनुअल लीव लेना चाहते हो तो आपको राइटिंग में पहले बताना पड़ेगा कि आप अपनी लीव ले रहे हो, मतलब आपके अपने मैनेजर को राइटिंग में लिख कर देना पड़ेगा। कितने दिन पहले देना पड़ेगा, तो अगर हम बात करें वर्कर्स की तो वर्कर्स को 15 डेज पहले अपने मैनेजर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी राइटिंग में फॉर देयर लीव सेंशन, लीव के सेंशन के लिए, मतलब लीव के लिए उसे एप्लीकेशन 15 डेज पहले देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई वर्कर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है ना, अगर कोई वर्कर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है तो उस केस में उसे अपने मैनेजर को 30 डेज पहले बताना पड़ेगा अपनी एनुअल लीव के बारे में। कितने दिन पहले, 30 डेज पहले। अब बात आती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले वर्कर्स कौन से होंगे, तो वो वर्कर्स जो डायरेक्टली पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए जुड़े हुए हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले या फिर आपका जो टेलीफोन हो गया, गार्बेज हो गया। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें जो वर्कर्स जुड़े हुए हैं दे आर कॉल्ड एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वर्कर्स। तो इन वर्कर्स को 30 डेज पहले बताना पड़ेगा अपनी एनुअल लीव लेने के पहले अपने मैनेजर्स को। अदरवाइज बाकी जो फैक्ट्रीज हैं उनके वर्कर्स को 15 डेज पहले बताना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन फॉर लीव टू बी मेड इन राइटिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन फॉर लीव covering a period of illness may not be made within a specified time। अब जैसे इसी को सपोर्ट करता हुआ आपका 79 का सेक्शन सबसेक्शन 7 आया है कि इन केस ऑफ इलनेस, जैसे हमने बताया कि आपको अगर आप लीव ले रहे हो तो आपको राइटिंग में 15 डेज पहले या 30 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई केस है आपका इलनेस का, बीमारी का अगर केस हो रहा है, तो इन दैट केस आपको स्पेसिफाइड टाइम पर बताने की जरूरत नहीं है कि आप 15 दिन पहले ही बताएंगे, बिकॉज एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पर हम पहले से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आप इलनेस का केस होता है तो उसमें ये कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है स्कीम फॉर ग्रांटेड ऑफ लीव। ये है आपका सेक्शन 79(8). इसमें ये बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ लीव के लिए कुछ स्कीम बनाई गई है। ये जो स्कीम होती है ये बनाई गई है एग्रीमेंट से, और ये एग्रीमेंट किसके थ्रू हुआ है, वर्क कमिटी के थ्रू, ठीक है। वर्क कमिटी जो है, वर्क कमिटी के साथ में मैनेजर का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने
यहाँ पर आपका एक स्कीम बनाई गई है, उस स्कीम में कि लीव किसको कितनी मिल सकती है, कब मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो उसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। बट ये किसके हेल्प से बनाई गई है, वर्क कमेटी के हेल्प से बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपका बताया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें, डिस्प्ले ऑफ स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सेक्शन 79 सबसेक्शन 9, डिस्प्ले ऑफ स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ लीव। अब एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि लीव तो सेंक्शन हो रही है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिले, तो उसके लिए ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी लीव से जुड़ा हुआ आपका कोई भी जो नोटिस है वो हमेशा किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर आपको रखना चाहिए। मतलब फैक्ट्री एक्ट में ये बताया गया है कि फैक्ट्रीज के किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर आपको इस लीव के रिगार्डिंग नोटिस लगाना चाहिए। कॉन्स्पिशियस प्लेस मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर सबकी नजर पड़ सके, एक ऐसा प्लेस जहां पर लोग आसानी से उस नोटिस को देख सकें। तो जनरली फैक्ट्रीज में अगर देखा जाए तो जो फैक्ट्री के मेन गेट होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज अ कॉन्स्पिशियस प्लेस, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताया गया डिस्प्ले ऑफ स्कीम, जो भी आपकी स्कीम है लीव के रिगार्डिंग उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा फॉर द वर्कर्स। तो इतने ये पॉइंट्स हो गए आपके। है इसमें रिफ्यूजल ऑफ लीव टू बी इन अकॉर्डेंस विद स्कीम। अगर आप किसी की लीव को ये सेक्शन 79 के पॉइंट 10 में बताया गया है, सबसेक्शन 10 में बताया गया है कि अगर अगर किसी की लीव रिफ्यूज भी की जा रही है, ठीक है, तो वो भी स्कीम के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। जो स्कीम में मेंशन है कि किस कंडीशंस में अगर रिफ्यूज कर रहे हैं आप, तो वो भी आपका उसमें मेंशन किया जाएगा। और अगर उसने सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो किए हुए हैं तो उस केस में उसे रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका इसमें बताया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर फॉर लीव पीरियड इफ ही इज डिस्चार्ज और इफ ही इज क्विट हिज सर्विसेज, सेक्शन 79(11). इसमें ये बताया गया है कि अगर इन केस कोई पर्सन है, उसने अपनी जॉब जो है उससे डिस्चार्ज हो गया है, अपनी जॉब उसने छोड़ दी है, अपनी सर्विसेज उसने किसी भी तरह से उसकी अगर सर्विसेज उसने अपनी छोड़ी है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जो लीव पीरियड होते हैं उसके लिए क्या होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फैक्ट्री एक्ट में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो लीव आपको सेंक्शन की जा रही है, एनुअल लीव जो आपको सेंक्शन की जा रही है, वो आपकी अर्न की हुई लीव है, ठीक है, वो आपकी अर्न की हुई लीव है। तो इसलिए इस केस में जितना भी आपके लीव पीरियड है, तो उतने दिन का आपको जो आपका वेज बनता होगा, कि एक दिन का जितना आपका वेज बनता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जितनी छुट्टियां हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो लीव है ये अर्न की हुई लीव्स है, मतलब आपने इन लीव्स को अर्न किया हुआ है पहले से ही, तो इसलिए अगर वो लीव आप नहीं ले पाते हैं तो उस केस में, या अगर कोई वर्कर अगर लीव नहीं ले पाता है तो उस केस में उसको उसके एवज में पेमेंट जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है। जितना उसका वेज बनता है उन लीव्स का उतना उसको वहां पर एज अ पेमेंट ऑफ वेजेस मिल जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कंडीशंस बताई गई है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 79। अब इसके बाद आ रहा है सेक्शन 80। सेक्शन 80 में बताया है वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। आपका अगर कोई लीव पीरियड, अगर लीव का आपका कोई पीरियड है उस टाइम पर आपको वेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये बताया गया है कि वर्कर्स इज एंटाइटल्ड टू वेजेस एट द रेट इक्वल टू द डेली एवरेज ऑफ हिज टोटल फुल टाइम अर्निंग फॉर द डेज ऑन विच ही इज एक्चुअली वर्कड ड्यूरिंग द मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग हिज लीव। साफ साफ में बताया गया है कि अगर आप लीव ले रहे हैं तो लीव के पहले आपने जितना काम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इक्वल रेट का आपको वेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो लीव आप ले रहे हो उस दौरान आपका कोई भी वेज कट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लीव्स हैं ये आपकी एनुअल लीव्स हैं, तो यहाँ आप एंटाइटल हो कि जितने दिन भी अगर आपने लीव ली हुई है, जो आपके उस जो कैटेगरीज आपकी लीव्स हैं वो उसमें आ रही हैं अगर, तो उतना आपको वेजेस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आप अपने वेजेस के लिए इंटाइटल हैं। तो ड्यूरिंग द लीव पीरियड आपका वहां पर कोई वेजेस डिडक्ट नहीं होगा, आपको उतना ही वेज मिलेगा जितना आपको मिल रहा था, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, ठीक है। ये आपका सेक्शन 80।
नाउ पेनल्टी अंडर द एक्ट, ये जो एक्ट है इसके अंदर कुछ पेनल्टीज भी आई हुई है, तो वो पेनल्टीज क्या है? तो फर्स्ट पेनल्टी, अगर कोई ऑफेंस हो रहा है उस केस में सेक्शन 92 में बताई गई है जनरल पेनल्टी कि इफ देयर इज अ contravention of any of the provisions of act, the occupier and the manager each shall be guilty and punishable with, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन हुई ऐसी कि जहां देखा गया है कि किसी भी एक्ट, जो एक्ट दिया गया है उसमें जो प्रोविजंस बताए गए हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो इस केस में जो ऑक्यूपायर होगा या जो मैनेजर होगा, इनको यहाँ पर गिल्टी माना जाएगा और उन्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। तो एज अ पनिशमेंट उनको इम्प्रिजमेंट हो सकता है, टर्म्स अप टू 2 इयर्स, यानी कि 2 साल तक का उसे इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या फिर विद अ फाइन अप टू 1 लाख, ठीक है, या फिर उन्हें फाइन हो सकती है 1 लाख तक की। या फिर अगर केस पे डिपेंड करता है, केस अगर केस किस तरह का है या जो भी जजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, या तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर उसको दोनों ही एज अ पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है सिचुएशन, इम्प्रिजमेंट भी और फाइन भी। ठीक है, तो ये इसमें पेनल्टीज बताई गई है। और एक बात और बताई गई है कि इन केस अगर ये जो आपका ये जो बताया गया है यहाँ पर कि इस तरह से उसको फेस करनी पड़ती है पेनल्टी, है ना, लेकिन इन केस कभी ऐसा है कि एक बार आपसे वो गलती हुई है उसके बाद भी दोबारा सेम गलती अगर रिपीट होती है, ठीक है, ऑक्यूपायर से या मैनेजर से सेम जो मिस्टेक है वो दोबारा से सेम वो उसी चीज को कंट्रावेक्शंस कर रहे हैं अगर, तो उस केस में उनका जो इम्प्रिजमेंट है वो बढ़कर, अगर रिपीट कर रहे हैं उसी केस को जिसके लिए उन्हें पहले भी इम्प्रिजमेंट या फिर फाइन पोज हो चुकी है, तब भी दोबारा से अगर सेम गलती होती है तो उस केस में इम्प्रिजमेंट 3 साल तक के लिए, और जो फाइन है वो आपकी 2 लाख तक इंक्रीज हो सकती है ना, अगर वो रिपीट करते हैं सेम जो आपका कंट्रावेक्शन है उसको, अगर वो दोबारा से सेम गलती कर रहे हैं तो उस केस में उनको ये कंडीशंस भी हो सकती है, या फिर ये दोनों ही उनको उनकी मिस्टेक्स के लिए पेनल्टी पोज करनी पड़ सकती है। तो ये बताया गया है आपके। नाउ पावर टू मेक रूल्स एंड गिव डायरेक्शंस, किसको हक है पावर बनाने का, मतलब रूल्स बनाने का और डायरेक्शन देने का, ये बताया गया है आपका सेक्शन 112, 113 एंड 115। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कि कोई भी मैटर आपका होता है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को हक है कोई भी रूल्स क्रिएट करने का, कोई भी रूल्स बनाने का। फिर सेक्शन 30 जो 113 है, 113, इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट कि जो भी आपके प्रोविजंस के लिए आप एक्ट बना रहे हो या जो एक्ट के लिए प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं, उन प्रोविजंस के लिए जो गाइडलाइन प्रोवाइड होती है या जो डायरेक्शन प्रोवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। आपको भी पता है सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड तो है ही है, तो स्टेट को जो रूल्स बनाने हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है या डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 115। इसमें आपका ये बताया गया है कि जो भी आपके रूल्स बने हैं या जो भी आपके प्रोविजंस के रिगार्डिंग आपने रूल्स बनाए हैं, ये सारे के सारे रूल्स जो भी आपका ऑफिशियल गजट है उस ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं दे आर पब्लिश इन दी ऑफिशियल गजट, ये सारे ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने चाहिए। तो ये यहाँ पर बताए गए हैं रिगार्डिंग दी पावर टू मेक रूल्स एंड गिव डायरेक्शंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं रिगार्डिंग दी फैक्ट्री एक्ट 1940। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपका सेक्शन 118A है जो कि अमेंडमेंट हुआ था 1987 में। ठीक है, तो 1987 में आपका जो अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है। अब यहाँ जो मीनिंग अगर समझने की आप कोशिश करेंगे कि अगर डिस्क्लोजर की बात की जा रही है, दैट मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसे आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ आप भी जानते हो कि जितना भी आपका जो टास्क कंप्लीट होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, जो इंस्पेक्शंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंस्पेक्टर कर रहा है। तो जो इंस्पेक्टर है वो जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको वो अपने पास रख रहा है। और यहाँ ये चीज क्लियर मेंशन की गई है कि कोई भी पर्सन, फैक्ट्री का कोई भी पर्सन
किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है कि इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज कर रहे हो। और ये एक तरह से इसके लिए कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है अगर कोई इस तरह का केस करता पाया गया है। तो दिस इज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन और डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन का, इसके रिगार्डिंग कई बार ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, इसमें क्या आपके व्यूज पॉइंट बताए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। All the provisions of the Factory Act regarding the employment and the work of adult male workers apply to the adult female workers except the following provisions which apply to adult female workers only. एक्चुअली यहाँ ना कुछ चीज़ें क्लियर बताई गई हैं कि जो हमारे फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजंस बताए गए हैं जो एडल्ट मेल वर्कर के लिए हैं, सेम वही आपके एडल्ट फीमेल वर्कर्स के लिए भी अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल वर्कर्स के लिए ही बने हुए हैं। वो कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 22 सबसेक्शन 2। फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 में क्लियर मेंशन किया गया है कि जो भी मशीनरी मोशंस में है उस केस में किसी भी वुमन को या चाइल्ड को उस एरिया में जाने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये इनके लिए प्रोविजन है कि ये उस एरिया में वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये उस एरिया में वर्क नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर मशीनरी मोशन में है। नाउ द सेकंड वन इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर कॉटन ओपनर, सेक्शन 27। ये भी मेंशन किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि सेक्शन 27 में मेंशन किया गया है कि जो कॉटन ओपनर्स की जो मशीनरी है या यहाँ पर जो कॉटन ओपनर्स का वर्क हो रहा है उस एरिया में वुमेन्स का जाना अलाउ नहीं है। उस एरिया में वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं है, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है क्रच फैसिलिटी, सेक्शन 48, जिसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर फैक्ट्री होती है तो उसमें अगर 30 या फिर 30 से प्लस अगर फीमेल वर्कर्स होते हैं तो उस केस में क्रच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है फॉर देयर चाइल्ड केयर, उनके चाइल्ड के लिए। और वहाँ पर 6 साल से छोटे बच्चों को रखा जा सकता है। मतलब मैक्सिमम जो एज है वो 6 इयर्स बताई गई है कि 6 इयर्स तक के बच्चे वहाँ पर रह सकते हैं क्रच में। ठीक है, तो ये क्रच फैसिलिटीज की फैसिलिटीज इनको अवेलेबल है फैक्ट्री एक्ट में। इसके अलावा वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग बताया गया है सेक्शन 51 एंड सेक्शन 54 में कि जो आपका वर्किंग आवर्स है वो वीकली अगर वर्किंग आवर्स देखा जाए तो 48 आवर्स होना चाहिए और डेली वर्किंग आवर्स जो है वो 9 आवर्स होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका बताया गया है सेक्शन 51 और 54 में। नेक्स्ट डेंजरस ऑपरेशन, सेक्शन 87B। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि कोई भी डेंजरस ऑपरेशंस अगर होता है तो उसमें किसी भी तरह से फीमेल वर्कर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। डेंजरस ऑपरेशंस में फीमेल वर्कर्स अलाउ नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन वर्कर्स एट नाइट शिफ्ट, सेक्शन 66 में बताया गया है कि नाइट शिफ्ट से लेकर बताया गया है कि पहले तो नाइट शिफ्ट इनको अलाउ ही नहीं है। और कोई भी फैक्ट्रीज अगर है तो वहां पर अगर फीमेल वर्कर्स वर्क कर रही हैं तो ये लाइक 6 AM से 7 PM, मतलब सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही इनको वर्किंग दिया जा सकता है। इसमें ही इनकी शिफ्ट दी जाती है, इसके अलावा नहीं दी जाती है। और इन केस अगर इंस्पेक्टर रिलैक्सेशन देता है तो उस केस में क्या होगा कि इनको सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक इनको परमिशन नहीं है वर्क करने की। ठीक है, मान लीजिए अगर इनको रिलैक्सेशन मिल भी गया तो भी इतना है इनका कि ये रात को सिर्फ 10 बजे तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद इनको अलाउ नहीं है। मतलब सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक जो फीमेल वर्कर्स हैं दे आर दी प्रोहिबिटेड इन दी फैक्ट्रीज में उन्हें काम करना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये इनके लिए बताया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन। ये क्वेश्चंस भी ज्यादातर पूछा जाता है तो प्लीज इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके पॉइंट्स अच्छे से याद कीजिएगा।
कुछ ही सेक्शंस हैं जिनको आपको याद करना है और आपका ये क्वेश्चन आराम से तैयार हो सकता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर आप अपने लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में भी ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो दिस इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर फैक्ट्री एक्ट 1948। जो भी इसके प्रोविजंस थे हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। और अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और जितने भी आपके जो बताए गए हैं एक्ट उसकी मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं।